हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर इस एकेडमी पर एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है जिसमें जो भी नर्सिंग से रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम है उनका जो भी सिलेबस है उनमें आने वाले सभी चैप्टर और सभी टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और इसकी प्रिपरेशन इस पर स्टार्ट की गई है। साथ ही हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम में इस एकेडमी पर प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बाकी यूट्यूब चैनल पर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होते हैं और कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं। तो आप लोगों ने जो भी कमेंट्स की थी उसके बेसिस पर ही मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है। और साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करते रहें कि आप सेपरेट वीडियो चाह रहे हैं या मर्ज वीडियो में ही आपको इंटरेस्ट आ रहा है या आपको पूरा समझ में आ रहा है कि मैम इसी टाइप से चलते रहने दीजिए। तो आप लोगों के कमेंट से ही मुझे समझ में आएगा, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा टॉपिक में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या कौन सा टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहेंगे। जैसा कि बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि मैम नीट के थ्रू ही एडमिशन होंगे क्या, तो इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पर निर्णय लेने के लिए अभी चल रहा है कि इन फ्यूचर कभी ऐसा किया जा सकता है, बट अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि इस साल ही नीट की एग्ज़ाम होगी और उसी के थ्रू आपके बीएससी नर्सिंग में या जितने भी नर्सिंग कोर्स होते हैं उनमें एडमिशन होंगे। तो अभी आप अपने प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते चले जाइए, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, जो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ उनके ही मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आप लोगों का टेस्ट भी साथ में ही हो जाए। आपको ये वेट ना करना पड़े कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, अब एक हफ्ता बचा है, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा लें। तो इसकी स्टार्टिंग अभी से ही हम कर देते हैं तो बाद में हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़े। तो देखिए, जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, उसकी प्रकृति, कोलाइडी विलयन, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 26 ऑब्जेक्टिव लगभग मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, एक एक को डिटेल में भी समझा चुकी हूँ। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। आप बेफिक्र हो जाइए कि आप किस मीडियम से हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं मैं आप लोगों को बोल बोल के इसी में ट्रांसलेट करते हुए बताती जाऊंगी ताकि लिखने की ज़रूरत महसूस ना हो। और ऐसा कोई वर्ड होता है तो मैं वीडियो में ही आप लोगों को लिखकर बता दूंगी। फिर भी आप लोगों को डाउट होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका सबसे लो होता है या सबसे कम होता है। O2 का, AR, N2 या ब्रोमीन, यानी ऑक्सीजन पूछा है, आर्गन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक सबसे कम होता है। यहाँ 4 ऑब्जेक्टिव दिए तो आप बहुत बार ऐसे रट लेते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है, या किसी भी ऑब्जेक्टिव चाहे यही ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। कैसे कि देखिए, मान लीजिए जब इन गैसों को किसी भी कंटेनर में फिल करके गर्म किया जा रहा है ना, तो सबसे पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई भी गैस बॉयल हो सकती है। तो इन लोग गैसों पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद इनको लिक्विफाई किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो उन पर प्रेशर या फिर दाब अप्लाई किया जाता है। तो देखिए, जो आपने 1 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते आप 1000 कि कहाँ तक भी आप या हाईएस्ट टेम्परेचर तक भी आप पहुँच सकते हैं। तो धीरे धीरे आप तापमान बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए 10 डिग्री पर कोई गैस उबलने लग जाती है, तो उबलने को ही उसी को कहा जाता है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ चारों गैस भर दी है आपने, फिर उसके बाद मान लीजिए 15 पे कोई उबलने लगा, फिर 20 पे कोई उबलने लगा, फिर 30 पे कोई उबलने लगा। तो जो सबसे कम यानी 10 डिग्री पे उबलने लगा था उसी को कहा जाएगा सबसे कम क्वथनांक। तो जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, वो गैस सबसे कम तापमान पर उबलने लग जाती है या उसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं या सबसे कम क्वथनांक है। शुद्ध पदार्थों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो शुद्ध पदार्थों की डेफिनेशन आप लोग पहले के वीडियो में ही जान चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, तत्व और यौगिक, यानी एलिमेंट एंड कंपाउंड।
तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन, शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ का संगठन एक समान होता है, निकेल के अतिरिक्त सभी तत्वों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो हमें यदि परिभाषा याद होगी तो आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आए आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए हमेशा मैं आपको एक ही राय देती हूँ कि कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले उसके टॉपिक की डिटेल में स्टडी हमेशा कर लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सत्य पूछा है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, यौगिक या मिश्रण हो सकते, तो मिश्रण तो होगा ही नहीं। हमने शुद्ध पदार्थ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि इसका जो संगठन होता है वो एक समान होता है, यानी कि जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन, सल्फर। तो सल्फर को हिंदी में गंधक कहा जाता है, बट आप हमेशा यदि सल्फर माइंड में याद रखेंगे तो यदि क्वेश्चन में मान लीजिए, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो दोनों मीडियम में क्वेश्चन आते हैं, तो आजकल तो वो सारी एग्ज़ाम लगभग ऑनलाइन होने लगी, तो जस्ट हिंदी का लिखा हो उसके नीचे ही इंग्लिश का, या हिंदी इंग्लिश का लिखा हो उसके नीचे ही आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यदि आप सिर्फ गंधक याद रखेंगे तो आपको सल्फर याद नहीं होगा, और यदि हिंदी मीडियम में भी आपको हिंदी वाले क्वेश्चन में भी सल्फर लिख के दे दिया तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए सल्फर ज़रूर याद रखिए। यदि हिंदी में गंधक दे दिया और आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सल्फर या गंधक क्या है, धातु है, उपधातु है या अधातु है। यदि यहाँ पर तत्व यौगिक ऐसे पूछा होता तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाते, लेकिन मैं आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी जब इसका टॉपिक आएगा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें और मैं समझा दूंगी कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से उपधातु हैं, कौन से अधातु हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सल्फर का हमसे पूछा है कि धातु है, अधातु है या उपधातु, यानी मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, इनमें से कोई भी नहीं है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिए जो सल्फर है वो एक अधातु है या नॉन मेटल है, निम्नलिखित में से अधातु है। तो पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम ये इजीली याद कर पाएंगे कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी आते हैं तो आप आराम से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी यहाँ के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि कौन सा तत्व क्या है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, FeNaCu एंड Cl, यानी आयरन, सोडियम, कॉपर और क्लोरीन। अधातु हमसे पूछा गया है कि कौन सा अधातु है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका क्लोरीन एक अधातु है। सोडियम भी एक धातु है और आयरन भी एक धातु है और कॉपर भी एक धातु है, यानी लोहा, तांबा, सोडियम को हिंदी में भी सोडियम कहा जाता है, क्लोरीन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपधातु अब पूछा गया, नहीं मेटेलॉइड्स पूछा गया आपसे, नॉन मेटल और मेटल नहीं पूछा गया है, सोडियम, कॉपर, आयरन और आर्सेनिक। अब इस टाइप के क्वेश्चन आए कभी कभी आप लोगों को याद नहीं हो तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि जैसे आप लोगों को मालूम है कि जो सोडियम है वो क्या है, एक धातु है, कॉपर एक धातु है, आयरन भी एक धातु है, बचा क्या, लास्ट का ऑप्शन डी बचा हुआ है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक उपधातु। इस टाइप से भी आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है हमसे, यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, है ना, जो भी सॉल्ट हो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला पूछा है, क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा NaCl होता है। जनरली जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्ट कहा जाता है, तो सारी जगह हम सॉल्ट NaCl को नहीं मानेंगे, जहाँ पर कॉमन सॉल्ट लिखा हो उसी को हम NaCl मान लेंगे। बाकी जो भी सॉल्ट लिखे हो तो सॉल्ट यहाँ पे NaOH भी हो सकता है, Na2CO3 भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक सिर्फ NaCl होता है। साबुन का जलीय विलयन एक है, यानी जब साबुन को जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है तो वो उसे क्या कहा जाता है, उसे विलयन कहा जाता है, उसे निलंबन कहा जाता है, कोलाइडल कहा जाता है, या सभी। तो मैंने आप लोगों को जो कोलाइडी वाला वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें आप लोगों को एक एक टॉपिक बताया था कि विलयन क्या होता है, कोलाइड किसे कहते हैं, निलंबन किसे कहते हैं, या ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। तो यदि आप उस परिभाषा को पढ़ेंगे तो उसमें उदाहरण सहित बताया है मैंने, तो आपको ये आराम से समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, तो मुझे उसमें कमेंट जरूर कीजिए कि उसका सही आंसर क्या है। अभी तक आप लोगों ने मुझे कमेंट नहीं की है, आने वाले वीडियो में आपको मैं उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये कोलाइड है। कोलाइड की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि ये वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच के स्टेट होते हैं, यानी इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 सेंटीमीटर से लगा के 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है।
और इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आयरन और सल्फर के मिश्रण को पृथक करते हैं, यानी आयरन और सल्फर दोनों यदि मिक्स हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? संघनन द्वारा, आसवन द्वारा, चुंबक द्वारा या जल द्वारा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसमें भी आयरन या लोहा उपस्थित होता है तो हम चुंबक के द्वारा लोहे के पदार्थ या आयरन को ईजिली अलग कर सकते हैं और फिर सल्फर आपका बच जाएगा, तो दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? वापस इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो गए। मेटल कौन है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या सोडियम। तो इससे पहले वाले इसमें हमने क्वेश्चन में देख ही लिया, सोडियम एक मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा Na या ऑप्शन नंबर डी। जल एक है, जल तत्व है, धातु है, यौगिक है या मिश्रण है? तो आप वीडियो यदि आपने नहीं देखा है इसका टॉपिक वाइज, जिसमें मैंने आपको एक एक चीज़ डिस्क्राइब की है, पूरी डिटेल में बताई, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन वीडियो को आप पहले देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए, जल क्या है? एक यौगिक है। हमने सूत्र पढ़ा था कि यौगिक और तत्व क्या होते हैं, इनकी परिभाषा पढ़ी थी। इसमें क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा तत्व मिले हुए हैं, इसलिए इसे यौगिक कर रहे हैं। बट इनकी कंपोजिशन कैसी है, इनका संगठन कैसा है? हमेशा फिक्स, यानी कि जो रेशो है वो 1:8 ही रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तभी आपके जल का निर्माण होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार अब यहाँ पे आंसर चेंज नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल फिक्स है। कास्टिक सोडा कॉमन नाम है और इसका जो केमिकल नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको तीनों नाम याद रखने, यानी फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम या जनरल फॉर्मूला। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कास्टिक सोडा, फॉर्मूला होता है NaOH, और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? जब जल में आप नमक को घोलोगे तो समांगी मिश्रण बनेगा, विषमांगी मिश्रण बनेगा, यौगिक बनेगा या पायस, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड, या फिर आपका बन जाएगा यहाँ पर मिसेल। क्या बन जाएगा? सॉरी, इमल्शन। यहाँ पर पायस को इंग्लिश में कहा जाता है इमल्शन। क्या बनेगा आपका? तो आपने टॉपिक में यदि डिटेल में और अच्छे से पढ़ा है, पूरा वीडियो देखा होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो हमें इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो विजिबल नहीं होती, यानी नमक और जल अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण या होमोजीनियस सॉल्यूशन। यहाँ पर मिश्रण है तो होमोजीनियस मिक्सचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? यानी आपको मिक्सचर का फॉर्मेशन करना है तो किस टाइप के एलिमेंट आपको मिलाने होंगे? केवल ठोस, केवल द्रव, ठोस द्रव दोनों, या तीनों आप मिलाएंगे तो आपके मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ठोस, द्रव, गैस, यानी कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों को आप मिला के मिक्सचर का फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं। 59 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी तीन धातुएं द्रव होती है? यानी आपको टेम्परेचर दिया है और इस पर पूछा है कि कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तीन ऑप्शन में आपको Hg दिखाई दे रहा है ना, मरकरी दिखाई दे रहा है। तो आपको मालूम होगा मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में ही होता है, तो 59 डिग्री पर भी वो लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए उसके अनुसार ही आंसर देखना है। तो देखिए, मरकरी तो होगा ही होगा जब वो 25 डिग्री पर ही लिक्विड स्टेट में होगा, तो 59 डिग्री पर भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन बचते हैं, इसमें अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है आयरन। तो लोहे को पिघलाने में, यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। 100 डिग्री पर तो आपका वाटर ही बॉयल होता है, तो इतने कम डिग्री पर जो लोहा है वो पिघल कर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट तो नहीं होगा। तो जब एग्जाम में आपको समझ में नहीं आया तब आप इस टाइप की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो जाएगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन आपके, बी और डी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 50% चांस हो गया आपके कि आप 100% मतलब जो आपका ऑप्शन दिया है उसमें आप सही करके आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, लेड है और मरकरी यहाँ पर भी दिया, मरकरी यहाँ पर भी दिया। तो देखिए, अगली जो धातु दी है ये आपको देखना है। ये भी क्या होता है कि आपको कुछ स्पेशल कंडीशन पे आपको लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होती है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब दो आपको ऐसी मेटल्स मिल चुकी हैं जो लगभग
डिग्री सेल्सियस से भी बिलो टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है, तो आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद सीजियम, ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा 50 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, यानी प्योर सब्सटेंस है, आपके शुद्ध पदार्थ है, ग्रेफाइट, कांच, इस्पात या फिर पीतल। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ग्रेफाइट, क्योंकि ये कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, इसलिए ये एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर हमें बताना है, स्टार्च और शर्करा, मेथनॉल जल, ग्रेफाइट एंड चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेथनॉल, और जब जल को मिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किन दो चीज़ों को मिलाकर आपने मिश्रण बनाया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेथनॉल और जल। अगला प्रश्न, जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, स्थिरक्वाती मिश्रण या कोई नहीं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यहाँ पर ये पूछा है आपसे। तो देखिए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल में मिलाया जाएगा, यानी जैसे आप चौक को जल में घोलते हैं तो आपको किस टाइप का मिश्रण मिलेगा, एक विषमांगी, यानी आपको चौक के पदार्थ और जल के पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्न कथनों में से कौन से कथन तत्व के विषय में सही है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, तत्व किसी भी रीति से दो या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व के सभी परमाणु रासायनिक गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं, एक और दो, एक और तीन, एक तीन चार या तीन और चार। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है, तो देखिए हम देख लेते हैं परिभाषाएं। तत्व के सभी परमाणु रासायनिक गुणों में एक दूसरे से समान होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखते हैं, तत्व को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये भी जो ऑप्शन है आपका ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा, तत्व एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते, तो ये गलत है। उसके बाद पहला ऑप्शन भी सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मिश्रण और यौगिक के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तब आपको परिभाषा याद होगी तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या नहीं है। मिश्रण और यौगिक में पूछा है, इन दोनों का जब संबंध बता रहे हैं तो उसके बाद जो पॉइंट आपको दिए उसमें से आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो आप पढ़ लीजिए, मिश्रण अपने घटक के गुणधर्मों को दर्शाता है, लेकिन यौगिक के गुणधर्म उसके घटकों और गुणधर्मों में संपूर्ण भिन्न होते हैं। यानी मिश्रण बता रहा है कि वो किस किस से मिलकर बना है, जबकि यौगिक नहीं बता रहा। मिश्रण समांगी विषमांगी हो सकता है, लेकिन यौगिक समांगी होता है हमेशा। मिश्रण के घटक को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता भौतिक विधि से। और मिश्रण के विसरण में ऊर्जा का अवशोषण या विकास होता है, लेकिन यौगिक में विसरण में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, देखिए ऊपर के तो तीनों बिल्कुल सही हैं जो हमने यौगिक की परिभाषा देखी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी कि जो मिश्रण जब बनाया जाता है तो उसमें डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है मिश्रण में या विसरण, उसमें ऊर्जा का अवशोषण या निकास होता है, नहीं या तो अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें से या उसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। लेकिन यौगिक में डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, सभी यौगिक में एक से अधिक तत्व होते हैं या सभी यौगिक विषवांगी मिश्रण है, तो एक या दो या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा केवल एक, क्योंकि जो भी यौगिक होते हैं वो एक से अधिक तत्व उनमें होते हैं जब भी वो यौगिक बनती है। यदि एक से अधिक तत्व नहीं होंगे तो वो सिर्फ तत्व ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, हमारे चारों ओर पदार्थ का तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में अस्तित्व हो सकता है, उसकी संपीड़ितता का सही अनुक्रम, यानी हमारे चारों ओर जो भी सब्सटेंस हमें प्रोवाइड हुए या मिल रहे हैं वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी पावर है या उनको कंप्रेस हम कर सकते हैं उसका सही क्रम बताना है, यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसे किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा दबाया किसे जा सकता है। तो देखिए आप लोगों को मालूम ही होगा, जिसके पदार्थ दूर दूर होंगे जिसमें गैप होगी उसे हम दबा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दूर दूर पदार्थ होते हैं वो होते हैं आपके गैस के, फिर द्रव के और ठोस के। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी कंप्रेसिबिलिटी पावर, गैस होगी। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मालूम होगा ये एरो कि जिसके साइड इसका ओपन रहता है ये एरो उसकी
पावर सबसे ज़्यादा होती। तो यहाँ पर किसको बताया गया है? ऑप्शन नंबर बी को बताया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो पावर है आपकी वो है गैस की, फिर द्रव की, और सबसे कम होती है ठोस की। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। उस किसी ठोस का गलनांक किसका सूचक, यानी क्या बता रहा है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने रखा है और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस था वो पिघल रहा है धीरे धीरे और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम उसका क्या कहते हैं? आपको मालूम होगा उसे क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसमें उबल जाता है, और इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी पिघल रहा है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये किस चीज़ को बता रहा है? अंतराणु आकर्षण बलों की प्रबलता, विकर्षण बलों की प्रबलता, आणविक द्रव्यमान या आणविक अमाप, ये बता रहा है कि जो उसके बीच में अंतराणु आकर्षण बलों की प्रबलता कितनी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा वीक होंगे वो, यानी कमज़ोर होंगे, वो जल्दी से गल जाएगा, यानी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, और जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होगा, वो बॉन्ड लेट ब्रेक होंगे और उतना ही वो लेट पिघलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको परिभाषा यदि आप तो आप क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे। डायरेक्ट यदि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए अब जब जिन बच्चों ने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है उन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर विचार करना है। मृतिका स्तर अल्प जलवृत होते हैं, मृणमय खनिजों में अंतर अवकाश न्यूनतम होता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई भी नहीं सही है। तो मृतिका स्तर यानी आपने मिट्टी को देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद, तो उनमें बहुत कम मात्रा में जल विद्यमान होता है। या उसने पूछा है कि जिन उनमें जो खनिज होते हैं वो न्यूनतम होता है। मृणमय जो खनिज होते हैं उनमें जो जगह होती है, गैप होती है, वो बहुत कम होती है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है? आपका पहला आंसर ही सही, यानी जो पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर उनमें थोड़ा बहुत जल प्रेजेंट होता है, बहुत कम मात्रा में। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताना है, यानी जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर उनका किस टाइप से बताना है, यानी किस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गति करते हैं, गति कौन करेगा? जिसके कण सबसे ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसों के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा है, फिर द्रव में, और सबसे कम होती है ठोस में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है। तो मैंने आपको 8 टाइप के विलयन बताए थे। कोलाइडी हमेशा 8 टाइप के होते हैं, जबकि यदि आप मिश्रण को देखेंगे तो 9 प्रकार के होते हैं। तो ठोस में ठोस का उदाहरण बताना है कि वो क्या हो जाएगा। तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, कोई भी जब हम धातु बनाते हैं तो वो ठोस में ठोस का मिश्रण होता है, यानी पीतल। कमेंट कीजिए मुझे कि पीतल धातु को बनाने के लिए किस किस का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है, यानी पीतल का निर्माण किन धातुओं से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरबत एक है, शरबत विलयन है, गैस है, विलय है, या फिर विलायक है। तो आपको मालूम होगा शरबत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो शरबत क्या है? एक विलयन है। विलयन हम किसे कहते हैं? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। फिर उसको हमने 2 भागों में बांटा है, समांगी और विषमांगी, यानी उसकी जो बाउंड्रीज है वो विसिबल है तो वो समांगी यानी होमोजीनियस, और यदि वो एक दूसरे में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो रहे, बाउंड्रीज इजिली विसिबल है, तो उसे होमोजीनियस कहा जाएगा, हिट्रोजीनियस कहा जाएगा, और या फिर विषमांगी कहा जाएगा। कोहरा एवं धुंध है। तो कोहरा एवं धुंध एक प्रकार का क्या है? जल का वायु में वास्तविक विलयन, जल का वायु में कोलाइडी विलयन, वायु का जल में वास्तविक विलयन, या वायु का जल में कोलाइडी विलयन। तो ये भी एग्जाम्पल पूछा है हमसे। तो देखिए ये हो जाएगा जल का वायु में कोलाइडी विलयन। जो वाटर वेपर्स होती है, यानी वाष्प की बूंदें होती हैं, वो वायु में मिक्स हो जाती है और कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है। धुआं है, धुआं किस प्रकार का उदाहरण है ये हमें बताना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा धुआं क्या है? कोयले के कणों का वायु में कोलाइडी विलयन बना रहा है, यानी जो छोटे छोटे कण हैं वो वायु में मिक्स हो जाते हैं। दूध क्या है? दूध का द्रव्य में कोलाइडी विलयन, द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन, द्रव का द्रव में कोलाइडी विलयन, या द्रव का द्रव में। तो दूध आपको मालूम होगा द्रव का द्रव में, लेकिन ये ध्यान रखना कोलाइडी है या वास्तविक विलयन है, ये अब आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए इन दोनों ऑप्शन में से बताइए क्या होगा, द्रव का द्रव में या ठोस का ठोस में। तो ये कोलाइडी विलयन है, वास्तविक विलयन
नहीं, आप परिभाषा से देख सकते हैं कि वास्तविक विलयन क्या होता है और आपका कोलाइडी विलयन क्या होता है। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? स्वाद बढ़ाने के लिए, कोलाइडी अवस्था को स्थिर करने के लिए, भार बढ़ाने के लिए, या सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जो उसकी कोलाइडी स्टेट होती है उसको स्थिर रखने के लिए उसमें जिलेटिन पदार्थ मिलाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप मुझे कि वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट किस वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।